बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो लेसन हम लोगों ने स्टडी करना है दैट इज सेल्फ इंडक्शन। इससे पीछे वाला टॉपिक जो हमने स्टडी किया दैट वाज म्यूचुअल इंडक्शन। सेम मैकेनिज्म है, सेम फिनोमिना है, सेम कॉन्सेप्ट है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि वहां पर हमने 2 कॉइल्स लिए थे। एक कॉइल पर हमने इनपुट दी थी जिसको प्राइमरी कॉइल कहा था, और दूसरे कॉइल से हमने आउटपुट ली थी जिसको सेकेंडरी कॉइल कहा था। स्टूडेंट्स, आज 2 कॉइल्स नहीं है, टुडे वी हैव ओनली 1 कॉइल। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ क्या था कि अगर किसी भी जगह पर किसी भी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये EMF इंड्यूस करेगा। अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इस मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला है BA cos थीटा। अगर मैं इसको मैक्सिमम लिखूं तो इट वुड बी B इंटू A। अगर मेरे पास कोई ऐसा रीजन है, ऐसा सर्किट है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मुसलसल चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी? चेंज हो। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तो ये तो ऑब्वियस है, टाइम ने तो चेंज होना ही होना है, तो उस वजह से EMF इंड्यूस हो जाएगी। अब ये बेसिक आइडिया है, इस आइडिया को हम इधर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, वी हैव अ सिंगल कॉइल विच हैव नंबर ऑफ टर्न्स। अब ये जो भी कॉइल है, इस कॉइल का कोई ना कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया तो होगा। मैं अगर सिर्फ एक रिंग लूं या एक ही टर्न लूं तो लेट्स से ये उसका कोई ना कोई एरिया है A। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें जनरेट हो रही हैं। सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जनरेट हो रही हैं? स्टूडेंट्स, गौर कीजिए, मैंने इस कॉइल के साथ सोर्स ऑफ करंट अटैच किया हुआ है, और जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूं, ये मैंने स्विच ऑन कर दिया, ये कन्वेंशनल करंट यहां से फ्लो होता है, इधर से ऐसे जाता है और बैक साइड से होता हुआ ऐसे ऊपर से नीचे आता है, फिर जाता है, फिर ऊपर से नीचे आता है, और ऐसे चलते चलते लास्ट जो टर्न है वहां से ऐसे नीचे आते हुए अपना पाथ कंप्लीट कर लेता। स्टूडेंट्स, हमने ये ऑलरेडी लेसन पढ़ा हुआ है कि अगर किसी कॉइल में, जिसको हमने पिछले चैप्टर्स में सोलिनॉइड का भी नाम दिया था, रियोस्टेट भी कह सकते हैं किसी हद तक, अगर उसमें करंट गुजर रहा हो तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करती है जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही है जैसे बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है। बार मैग्नेट क्या होता है? बार मैग्नेट इस चीज को, ये जो बार की शक्ल में होता है मैग्नेट, इसको बार मैग्नेट कहते हैं। अब जरा गौर कीजिए, मैंने यहां पर रियोस्टेट लगाया है। इस रियोस्टेट की मदद से मैं इस सर्किट की रेजिस्टेंस को कंटिन्यूसली वेरी कर सकता हूं। मैं इसकी रेजिस्टेंस बढ़ा भी सकता हूं, इसकी रेजिस्टेंस कम भी कर सकता हूं। जब रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली वेरी करेगी, चेंज होगी, तो रेजिस्टेंस के चेंज होने से करंट भी चेंज होगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा करूंगा तो करंट कम हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस कम करूंगा तो करंट ज्यादा हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इस करंट के चेंज होने की वजह से जब करंट की वैल्यू चेंज होगी तो उसकी वजह से पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी मुसलसल चेंज होगी। तो लीजिए, गौर कीजिए कि अब हमारे पास ये जो कॉइल है, इसमें से गुजरने वाला करंट की वैल्यू मुसलसल चेंज हो रही है, लिहाजा इस कॉइल के अंदर जो जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू भी मुसलसल चेंज होगी। अब इस कॉइल का कोई भी एरिया A कह लीजिए, अगर एरिया A है और उस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मुसलसल चेंज हो रही है, तो मैं ये कहूँगा कि उस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा? चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें क्या इंड्यूस हो जाएगी? EMF इंड्यूस हो जाएगी। तो ये इसका बेसिक आइडिया, नेगेटिव साइड को मैं एंड पे डिस्कस करता हूँ।
दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड सेल्फ इंडक्शन। इज दैट क्लियर? अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, जरा गौर कीजिएगा। द फिनोमिनन in which change in current in a coil induced an EMF in itself is known as self induction। वो कीजिए, कल वाली डेफिनेशन के साथ मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा बात को समझाने के लिए। कल हमने क्या डेफिनेशन की थी? हमने कहा था द फिनोमिना इन विच चेंज इन करंट इन वन कॉइल इंड्यूस्ड एन ईएमएफ इन एन अदर कॉइल। तो आज चेंज इन करंट वैसे ही हो रहा है, लेकिन एक ही कॉइल में हो रहा है। इन अ कॉइल इंड्यूस्ड एन ईएमएफ इन इटसेल्फ, उसी के अंदर भी ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। कल वाले फिनोमिना में भी हो रही थी, लेकिन फिलहाल कल चूंकि मैंने सेल्फ इंडक्शन को स्टडी नहीं किया, म्यूचुअल इंडक्शन को स्टडी किया, तो एक प्राइमरी कॉइल के अंदर भी ये फिनोमिना हो रहा था। लेकिन चूंकि कल हमारा टॉपिक नहीं था, इसलिए हमने इसको स्टडी नहीं किया, हमने म्यूचुअल इंडक्शन वाले टॉपिक को ही स्टडी किया। तो ये डेफिनेशन बन गई, द फिनोमिना इन विच चेंज इन करंट इन अ कॉइल इंड्यूस्ड एन ईएमएफ इन इटसेल्फ इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। इसका मैथमेटिकल रिलेशन हम लिखने की कोशिश करते हैं और एंड पर देखेंगे क्या वो मैथमेटिकल रिलेशन हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। हम इसको लिखते हैं पहले, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैं कोशिश करता हूं डेफिनेशन से रिलेशन को डेवलप करने की कोशिश करूं। लास्ट में देखेंगे डेरिवेशन के बाद भी वो रिलेशन आता है या नहीं आता। पहले चीज जो मैंने अंडरलाइन किया दैट इज चेंज इन करंट। तो करंट की वैल्यू में क्या आएगा? चेंज आएगा। अब जब चेंज आएगा तो किसके हिसाब से चेंज आएगा? विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आएगा। ये चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है ये ईएमएफ को इंड्यूस करेगा। तो इधर मैंने ईएमएफ का सिंबल बना दिया, एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। ये रिलेशन कंप्लीट नहीं है क्योंकि आपने इक्वेशन यूज की है। जब आप इक्वेशन यूज करते हैं तो कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी होता है। जैसे कल वाले लेसन में हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैपिटल एम था, आज वाले लेसन में हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैपिटल एल हो जाएगा विद नेगेटिव साइन। और नेगेटिव साइन का ओरिजिन क्या है? नेगेटिव साइन का ओरिजिन लेंज़ लॉ है। आज इसकी बड़ी अहम सिग्निफिकेंस हम नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन में स्टडी करेंगे। तो ये इसका मैथमेटिकल रिलेशन है। स्टूडेंट्स अब एक्सप्लेनेशन पे आ जाइए। एक्सप्लेनेशन आज हमारे लिए बड़ी सिंपल है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि कल वाले लेसन में हमने एक्सप्लेनेशन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो एक्सप्लेनेशन के ऊपर गौर कीजिएगा, बल्कि आप खुद मुझे इंडोर्स करेंगे कि ये कैलकुलेशन बड़ी सिंपल सी है। हमने जैसे कल पढ़ा कि एक कॉइल में जो जनरेट होने वाला फ्लक्स है n नंबर ऑफ टर्न्स में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। कल हमने इधर प्राइमरी करंट कहा था और इधर सेकेंडरी फ्लक्स कहा था। आज चूंकि एक ही कॉइल है लिहाजा प्राइमरी या सेकेंडरी लिखने की जरूरत नहीं है। सो यू हैव n phi इज प्रोपोर्शनल टू I। हियर वी हैव n phi इज इक्वल टू सम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। कल वाले लेक्चर में कैपिटल M था, आज वाले लेक्चर में L आ गया और साथ I आ गया। बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, प्लीज़ इसको भूलिएगा नहीं। मैं इसको स्टार लगा रहा हूँ। इस रिलेशन को यूज़ करते हुए डिफरेंट MCQs आ जाते हैं और न्यूमेरिकल्स के अंदर भी ये रिलेशन यूज़ होता है। ये आपने इसको ये आपने बेटा रिलेशन जो है ये याद रखना है, ठीक है।
अब मैं फ्राइडेज लॉ अप्लाई करने लगा हूं। थैंक यू। नाउ अकॉर्डिंग टू Friday's law, induced EMF is equal to negative of n delta phi over delta t. This is your equation number 2. So here we need n delta phi means कि फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। और नज़र आ रहा है, मैंने जैसे पहले डिस्कस किया कि अगर उस कॉइल में फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर उस कॉइल में जो आपके पास करंट है उसकी वैल्यू मुसलसल चेंज हो रही है तो अंडरस्टूड है फिर उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। स्टूडेंट्स गौर कीजिए, मैंने इधर डेल्टा ई लिखा है तो इधर डेल्टा फी मैंने लिखना है, डेल्टा फाई। एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो चेंज नहीं हो सकते। एल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो भी चेंज नहीं हो सकता। तो बेटा ये आपने रिलेशन याद रखना है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। आई विल यूज इक्वेशन 3 in equation 2 you have epsilon is equal to negative of n delta phi। ये नजर आ रहा है n delta phi। इसकी जगह पर मैं क्या यूज करूंगा, l delta i over delta t। लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने ये रिलेशन ड्राइव भी कर लिया। कितना सिंपल सा रिलेशन था, l delta i over delta t। देखो बेटा मैथमेटिकल रिलेशन में वही लिखा हुआ है, ठीक है। बाज़ दफ़ा यहाँ पर सब स्क्रिप्ट में हम कैपिटल एल भी लिख लेते हैं कि ये सेल्फ इंडक्शन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुई है, तो कैपिटल एल भी इधर लिखा जा सकता है। स्टूडेंट्स ये हमारी आ गई कैलकुलेशन। इसके बाद अगर हम एल के डेफिनीशन करें, एल की डिपेंडेंस, एल की डिपेंडेंस उन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी जिन फैक्टर्स पे किसकी डिपेंडेंस करती थी, कैपिटल एम की। बेटा ये अब आपने देख लेने हैं, ये मैं लास्ट लेक्चर में आपको करवा चुका। और एल का भी वही यूनिट है जो कैपिटल एम का था। क्या यूनिट था, हेनरी, ठीक है। और हेनरी किसके इक्वल था, वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर। जिन बच्चों को ये क्लियर नहीं है वो इससे पिछली वीडियो देख लेंगे, उसका लास्ट पोर्शन वहाँ पर हेनरी की भी डेफिनेशन की है और ये यूनिट की भी कन्वर्जन की है, वो आप आराम से देख लेंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। मैं असल में ज़्यादा टाइम इस नेगेटिव साइन पर लगाना चाह रहा हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हेनरी की डेफिनेशन और डिपेंडेंस आप लोग देख लीजिएगा, ईजी है, कोई मसला नहीं है। अब नेगेटिव साइन को मैं ज़रा डिस्कस करना चाह रहा हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस सम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। यहां पर इसकी क्या सिग्निफिकेंस है स्टूडेंट्स, ये रिलेशन मुझे बता रहा है कि अगर मैं इस कॉइल में करंट की वैल्यू को चेंज करूं तो करंट के चेंज होने से ये ईएमएफ को इंड्यूस करेगा। किसको इंड्यूस करेगा, जब ये ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी तो जिसने इसको जनरेट किया ये उसी को क्या करेगी, अपोज करेगी। ये बड़ा बेसिक सा आइडिया लेंजेस ना। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास कोई आपने सोर्स लगाया, उस सोर्स की वजह से करंट जनरेट हुआ क्योंकि V प्रोपोर्शनल होता है किसके, I के, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब उसने ये करंट दिया और करंट सर्किट में से गुजरा। अब मैंने क्या किया, मैंने करंट की वैल्यू को चेंज करवाया। करंट की वैल्यू को चेंज करवाने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स ने इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर दिया। अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इस फ्लो होने वाले करंट को क्या करेगी, अपोज करेगी। मैंने लास्ट लेक्चर में जब लेंज़ लॉ पढ़ाया, जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं देखा वो देख सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि जब एक चीज़ अपोज करती है तो सेम फिजिकल क्वांटिटीज में ओपोजिशन होती है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मोले को मारने के लिए क्या चाहिए, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, अगर आपने करंट को अपोज करना है तो क्या चाहिए, करंट चाहिए। बेटे अब ये जो हमने करंट अप्लाई किया है,
मेरा भाई ये देखिए, ये करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये हमारा अप्लाइड करंट है जो कि वोल्टेज की वजह से जनरेट हो रहा है। अब इस करंट की वजह से ये इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुई। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ ने इस करंट को अपोज करना है, तो फिर ये इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अपना करंट जनरेट कर देगी, जो कि अगर ये करंट अप से डाउन है तो इसकी वजह से जो जनरेट होने वाला करंट होगा वो डाउन से अप होगा। इसको मैं आई लिख देता हूं और सब स्क्रिप्ट में मैं एप्सिलॉन लिख देता हूं कि ये इंड्यूस्ड करंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये करंट इस करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। अच्छा, जब ये अपोज करेगा तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होने लगे। एग्री बेटा? इसकी वैल्यू क्या होगी? जब डिक्रीज होगी तो फिर ये उसकी डायरेक्शन में हो जाएगा, उसको क्या करेगा, जब वो बढ़ेगा तो फिर उसको अपोज करेगा। बात की समझ आई या नहीं आई? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना कि ये उसकी वैल्यू को अपोज करेगा, डिक्रीज करेगा, सॉरी हमेशा डिक्रीज नहीं करेगा, अपोज करेगा। अच्छा, अब जरा गौर कीजिए, ये मैंने कॉन्सेप्ट कल वाले लेक्चर में भी यूज करना है, एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर। जब ये करंट को हमेशा अपोज कर रहा है तो ये कब तक अपोज करेगा? ये फिनोमिना हो क्यों रहा है? क्योंकि करंट की वैल्यू मुसलसल क्या हो रही है, चेंज। बेटे, अगर मैं ऐसा करंट अप्लाई कर देता जिसकी वैल्यू चेंज ना होती, अगर वैल्यू चेंज ना होती मतलब डेल्टा आई 0 होता, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या हो जाती, 0। इफ डेल्टा आई 0 हो तो ये 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ सिर्फ उतनी देर तक जनरेट होगी जब तक करंट की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज। इज दैट क्लियर? अब बेटा दो तरह के हमने करंट पढ़े हुए हैं, एक है डीसी करंट और दूसरा है एसी। अगर मैं इस कॉइल के क्रॉस डीसी करंट अप्लाई कर दूं, डीसी करंट ऐसा करंट होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं, तो स्टेडी करंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अगर मैं वो करंट अप्लाई करूंगा तो इसका मतलब है डेल्टा आई की वैल्यू क्या है, 0। जब डेल्टा आई की वैल्यू 0 है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी, तो करंट आराम से गुजर जाए, करंट आराम से गुजर जाए। दूसरी तरफ मैं एसी अप्लाई कर रहा हूं, ये तो बात बेटा मैंने एक सर्किट बनाने के लिए की ना कि मुझे रियोस्टेट लगाना है। मैं अगर डायरेक्ट इसकी जगह पर एसी करंट लगा दूं, एसी करंट ऐसा करंट होता है जिसकी वैल्यू मुसलसल क्या हो रही होती है, पोलैरिटी भी रिवर्स होती है, वैल्यू भी मैग्नीट्यूड वाइज भी चेंज होती है। इसका मतलब है एसी के लगाने की वजह से डेल्टा आई में हमेशा चेंज आएगा, चेंज इन डेल्टा आई 0 नहीं होगा, उसकी वैल्यू मुसलसल क्या करेगी बेटा, जब वैल्यू मुसलसल चेंज होगी तो उस कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस होगा, वो ईएमएफ इस फ्लो ऑफ करंट को क्या करेगा, अपोज क्या करेगा। लिहाजा ये बड़ा तगड़ा किस्म का एक एमसीक्यूज आता है कि ये जो आपके पास ये कॉइल है ना, इस कॉइल को हम बोलते हैं इंडक्टर। दिस इज इंडक्टर। क्यों इंडक्टर बोलते हैं? क्योंकि इसमें कौन सा फिनोमिना होता है, इंडक्शन का, इंडक्टेंस का फिनोमिना होता है। इसको बेटा क्या बोलते हैं, इंडक्टर। ये इंडक्टर जो है, इंडक्टर ब्लॉक करता है किसको, एसी। इंडक्टर एसी करंट को क्या करता है, ब्लॉक करता है, और डीसी को क्या करता है, अलाउ करता है। समझ आई बात की? जब हम आगे कैपेसिटर पढ़ेंगे तो कैपेसिटर में इसका उलट होता है, वो देख लेंगे क्या हो। तो इंडक्टर एसी को ब्लॉक करता है और डीसी को क्या करता है, अलाउ। बेटा ये याद रहेगा, ठीक है। यही वजह है कि अगर आपने कोई एक सर्किट लगाया है, लास्ट पॉइंट है फिर बात हमारी खत्म हो रही, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की में आपने अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली जो हमारे घरों में करंट यूज हो रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट ही होता है, और आपने किसी जगह पर उस करंट के फ्लो को रोकना। लेट से ये आपने अल्टरनेटिंग करंट लगा दिया, ये करंट जा रहा है, आपने किसी जगह पर इसको रोकना चाह रहे हो। अब रोकने की दो पॉसिबिलिटीज है, एक ये है कि आप रजिस्टर लगाओ, एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप क्या लगाओ, इंडक्टर लगाओ।
तो बेटा अगर रेजिस्टर लगाओगे तो रेजिस्टर से करंट तो रुकेगा लेकिन लॉस ऑफ एनर्जी होगा सर। तो वहां पर एसी करंट को रोकने के लिए हम रेजिस्टर नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? इंडक्टर लगाते हैं। बेटा क्या लगाते हैं? ये इंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना को अडॉप्ट करते हुए अल्टरनेटिंग करंट को क्या करता है? रोकता है। आइडियली विद नो लॉस ऑफ पावर। आइडियली हम कहते हैं किसी किस्म का कोई लॉस, ये हम चैप्टर 16 में डिटेल में देखेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली चूंकि ये इंडक्टर जो है ये भी किसी ना किसी मटेरियल वायर पे ही बना हुआ है ना, और उस वायर की रेजिस्टेंस तो होगी, तो कुछ ना कुछ लॉस तो होता है, लेकिन रेजिस्टर की निस्बत लॉस बहुत कम है। आपके इस टॉपिक का जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें उसने ये सारी इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है कि ये इंडक्टर क्या होता है और ये किस चीज़ के लिए यूज होता है। इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच बेटे। अल्लाह हाफिज़।